बड़ी खबर मिल रही है, लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चारा घोटाला मामले में जमानत रद्द करने की मांग, लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग होगी। पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहा था कि ये कानून का सवाल है, इसे लागू किया जाना चाहिए। सजा को निलंबित करना कानून का उल्लंघन है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ये एक अवैध आदेश है। वहीं लालू प्रसाद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था अन्य आरोपी भी हैं, उनमें से कुछ को नोटिस दिया गया है, कुछ ने जवाब दाखिल नहीं किया है। इस तरह की उत्तेजना की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें लगता है कि आप दोनों परिणाम जानते हैं, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। तो सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। आज इस याचिका पर, सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होनी है। आज का दिन किन मायनों में अहम रहने वाला है? निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आज की जो सुनवाई है बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद के यादव पिछले कुछ दिनों पहले भी देखा गया है, कई याचिकाएं लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार से जुड़ी हुई याचिकाएं जिस तरह से पहले खारिज हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की वाली जो एक याचिका है सीबीआई की, इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आज देखना लाजमी होगा कि किस तरह से सीबीआई के द्वारा तमाम पक्ष को रखा जाएगा, और वहीं कपिल सिब्बल जो है, जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह से आज कोर्ट के सामने तमाम दलीलों को रखा जाएगा। जिस तरह से देखा जाए, पिछले कुछ अन्य मामलों की अगर बात करें तो कई मामले जो भी पिछले कुछ दिनों पहले सीबीआई में आए, सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ साथ लोअर कोर्ट में भी आए थे, लेकिन कहीं से भी लालू प्रसाद यादव को रियायत नहीं मिला। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज निश्चित तौर पर लालू परिवार की नजर जो है सुप्रीम कोर्ट पर होगी, और देखना लाजमी होगा कि आज क्या उन्हें कोर्ट से रियायत मिलती है या नहीं मिलती है, और किस तरह से सीबीआई की जो याचिका है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द कर दिया जाए, तो क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा। आज वाकई में बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा सुप्रीम कोर्ट में। शंकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आज क्या दलीलें दी जा सकती हैं? देखिए, दलील जिस तरह से सीबीआई के द्वारा ये दलील लिया जाएगा कि लालू प्रसाद यादव की याचिका जमानत क्यों रद्द किया जाए, वो बताया जाएगा, और जमानत रद्द करने की जो वजह है वो उसको विस्तार से रखा जाएगा। हालांकि इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान में ही उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जा चुका है, लेकिन उसको बचाने के लिए जिस तरह से कपिल सिब्बल लगातार कोर्ट में तमाम दलीलों को दे रहे हैं, और पिछले सुनवाई के दौरान में कोर्ट भी जो है इस मामले पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आप अपनी अपनी दलीलें दीजिए, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो कोर्ट पे छोड़ दीजिए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कोर्ट भी इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। लेकिन आज जो है, आज फिर से कुछ जो पॉइंट्स जो हैं वो सीबीआई के द्वारा रखे जाएंगे। सीबीआई के द्वारा उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने आज रखा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिससे कि लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द होनी चाहिए। तो इन तमाम मसलों पर आज विस्तार से सीबीआई के द्वारा तमाम पक्ष को रखा जाएगा। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पटना से ये बड़ी खबर मिल रही है, जयप्रकाश नगर में एक बड़ा हादसा हो गया है। देखिए, अचानक से सड़क धंसने से बड़ा हादसा हुआ। पोकलेन मशीन बेकाबू होकर के पलट गई। इस हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। लोगों ने हालांकि तुरंत ही प्रशासन को इस बारे में सूचना दी। ये तस्वीरें आप देखिए, और अभी तक किसी के हताहत होने की तो सूचना नहीं है। यहाँ पर ये सड़क धंसने की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और अब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, यानी कि किस क्वालिटी की यहाँ पर जो सामग्री है वो यूज की गई थी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, जयप्रकाश नगर में बड़ा कह सकते हैं, यहाँ पर सड़क धंसने से बड़ा हादसा हुआ है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, नाले में जो है यहाँ पर जयप्रकाश नगर में जो है पोकलैंड मशीन जो है वो धंस गया है, और उसके बाद जो है हंगामा भी शुरू हो गया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सड़क निर्माण जो हुआ था उसमें किस प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ था। और बता दें आपको, ये देर रात का मामला है, और प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उनके मुताबिक घटना के समय में जो है क्षेत्र में जो है निर्माण कार्य चल रहा था, और अचानक सड़क का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से कमजोर होकर बैठ गया, और जिससे जो मशीन है उसका संतुलन बिगड़ गया,
और सीधे नाले में जाकर जो है गिरा है। तो कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में स्थानीय प्रशासन के पहुंचने के बाद माहौल शांत हुआ और पोकलैंड को निकालने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल उठता कि आखिर जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें किस प्रकार की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया और जो घटिया सामग्री है उसका उपयोग हुआ, जिसके लोग जांच की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस कंपनी को ये गया होगा ठेका रजनीश बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, उनसे सवाल जरूर होने चाहिए कि आखिर किस तरीके की, किस क्वालिटी की यहाँ पर सामग्री जो है यूज की गई है। बिल्कुल राजधानी का मामला है और स्थानीय प्रशासन ने भरोसा दिया है कंपनी जिसने निर्माण कार्य कराया था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले जांच का आदेश होगा, उसके बाद जो है कार्रवाई होगी। पूरे मामले पर नजर है कि आखिर जो घटना हुई है उसके बाद प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। लक्ष्मी, ठीक है, जाहिर तौर पर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि कोई हताहत नहीं है, ये अच्छी खबर है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए रजनीश। देखिए, ये वही तस्वीर है, ये वही जगह है जहाँ पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो सड़क है वो धंस चुका है और अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा हुआ। पोकलैंड मशीन बेकाबू होकर के पलट गई। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी रहा। लोगों ने इसके बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी, लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे राहत भरी खबर यही है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने यह कहा कि राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ता भेंट करते बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तस्वीरें लोक भवन में प्रधानमंत्री से सम्राट चौधरी के मुलाकात की है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। शपथ लेने के 6 दिन बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास लोक भवन में हुई यह शिष्टाचार भेंट करीब 30 मिनट चली, जिसमें समृद्ध बिहार के रोड मैप पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर मार्गदर्शन मिला। सीएम ने साथ ही लिखा, प्रधानमंत्री का स्नेह और सहयोग बिहार की प्रगति को नई गति दे रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के पहले सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। सम्राट चौधरी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। जाहिर सी बात है, बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बना है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही नए मुख्यमंत्री के सामने बिहार के विकास की गति को और तेज करने की चुनौती है और ये बिना केंद्र सरकार की मदद के संभव नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का महिलाओं को लेकर विवादित बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा, बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। सांसद पप्पू यादव की विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। पप्पू यादव को नोटिस जारी किया गया है, माफी मांगने के लिए कहा गया है। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मनुवाद ओवर संविधान, हमारी नियत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। एक तरफ देश में संसद के अंदर 33% महिला भागीदारी की मांग चल रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां 50% हिस्सेदारी तक की पैरवी कर रही हैं। यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति महिला हैं। ऐसे दौर में भी एक सांसद की सोच कितनी ओछी है, वो भी देख लीजिए। बिना नेता के रूम के बगैर
90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये ओछी सोच एक ऐसे नेता की है जो छठी बार सांसद बना। ये सोच एक ऐसे नेता की है जिसकी पत्नी खुद राजनीति में है और सांसद भी है। इस बड़बोले नेता का नाम है पप्पू यादव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया है। एक बार फिर सुनिए। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। पप्पू यादव ने कहा कि बिना नेता के कमरे में गए 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती और कई नेता महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं। पप्पू यादव के इस विवादित बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। शर्म आती है पप्पू यादव आप पे। पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियों की महिला नेताओं ने पप्पू यादव के बयान की निंदा करते हुए उनकी सोच को छोटी और ओछी बताया है। पप्पू यादव जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती हूँ कि अगर आप जानते थे कि राजनीति में इस तरह से सफल हुआ जाता है तो आपने अपनी पत्नी को राजनीति कैसे करने दी? विवादित टिप्पणी पर बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है और माफी मांगने को कहा है। अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आपको सभी महिलाओं के सम्मान में गिरफ्तार किया जाए। ज्यादातर विवाद की वजह से चर्चा में रहने वाले पप्पू यादव ने इस बार सारी हदें पार कर दी। सवाल है, पप्पू यादव का ये बयान उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? क्या पप्पू यादव ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में महिलाओं और उनकी काबिलियत का अपमान किया है? देखना होगा महिला आयोग की नोटिस का पप्पू यादव क्या जवाब देते हैं। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे बयान की जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बता दिया। हालांकि बाद में वो अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन खड़गे के इस बयान के बाद से सियासत सुलगी हुई है। मोदी is a terrorist. पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के विवादित बयानों की फहरिस्त में एक और बयान जुड़ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता दिया है। खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी आतंकवादी हैं और उनकी पार्टी समानता के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करती। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy, they are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. हालांकि बाद में सियासी बवाल मचने के बाद खड़गे अपने बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। खड़गे ने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन एक कहावत है, कमान से निकला तीर और मुंह से निकले जहरीले बोल वापस नहीं होते। यह हमेशा के लिए चुपते रहते हैं। पीएम मोदी पर खड़गे के विवादित बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। बिहार में भी एनडीए नेताओं ने खड़गे पर जमकर भड़ास निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहना न सिर्फ बेहद शर्मनाक है बल्कि कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति का प्रमाण है। यह वही कांग्रेस है जो सत्ता से बाहर होते ही मर्यादा और लोकतांत्रिक भाषा भूल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी देश की जनता का भी अपमान है। जिस मानसिक दिवालियेपन का परिचय विपक्ष के लोग देते हैं वो बहुत आश्चर्यजनक है। जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए किया है वो अत्यंत दुखद, निराशाजनक है। क्या ये सच नहीं है कि ये मुल्क खौफ के साए में है, अवाम खौफ के साए में है, राजनीति करने वाले लोग खौफ के साए में हैं, खुद उनके साथ काम करने वाले लोग खौफ के साए में हैं। एक उनकी गलती पकड़ लीजिए, 75 ईडी के अधिकारी घर में घुस जाएंगे। क्या ये किस्म का आतंकवाद नहीं है? बहुत पिटा है। जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर गई है,
उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही है। इस तरह की बातों के संदर्भ में स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है कि मैंने इस तरह की बातें नहीं कही है। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने लगातार विवादित बयान दिया है। बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक चुनाव से पहले खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी बताकर नया जोखिम ले लिया। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी पर खड़गे का बयान कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? खड़गे की सफाई से तो यही लगता है कि कांग्रेस को आतंकवादी शब्द से बैकफायर होने का डर सता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और दिल्ली से ये बड़ी खबर, खड़गे का पीएम पर विवादित बयान। पीएम के लिए टेररिस्ट शब्द का जो इस्तेमाल किया खड़गे ने, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पोस्ट एक जारी किया है, सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बताया खतरनाक हमला, आदर्श आचार संहिता का बताया है उल्लंघन, आवश्यक कार्रवाई करने की मांग। हालांकि इसको फिर इस पर सफाई देते हुए नजर आए खड़गे, लेकिन जो मेन उन्होंने कह दिया कि ही इज टेररिस्ट, यानी कि पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया, टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए में काफी ज्यादा आक्रोश है खड़गे के प्रति, और अब शिकायत भी दर्ज कराई गई है निर्वाचन आयोग में। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इसे खतरनाक हमला बताया गया है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इसे बताते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो किरेन रिजिजू की तरफ से ये पोस्ट देख सकते हैं आप, इसमें उन्होंने लिखा है और निर्वाचन आयोग में इनकी शिकायत भी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस निचले स्तर पर जा रही है, स्टैंडर्ड गिराने का रिकॉर्ड तोड़ रही है कांग्रेस। पीएम को आतंकवादी कहकर देश को शर्मसार किया, देश के सबसे बड़े नेता का अपमान, देश के लाखों लोगों का अपमान किया गया है। अमित शाह ये लिख रहे हैं, पीएम को आतंकवादी कहना निंदनीय है, देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। ये पोस्ट सोशल मीडिया साइट एक्स पर अमित शाह ने लिखा है। इससे पहले किरेन रिजिजू ने भी इस पर पोस्ट लिखा था और अब अमित शाह ने भी लिख दिया है। तो इसे एक इंसल्ट बताते हुए ये पोस्ट लिखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको टेररिस्ट कहना ये कहां तक सही है? कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो अपना स्टैंडर्ड काफी ज्यादा नीचे गिराती जा रही है। और अब बात करेंगे पटना की। पटना से खबर मिल रही है कि दूल्हा और दुल्हन के पक्ष के बीच विवाद हुआ। विवाद में चाय दुकानदार की हत्या कर दी गई। दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या, बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में वारदात। एक आरोपी को नामजद किया गया है इस मामले में। लेकिन दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच विवाद हुआ और इस विवाद में एक चाय दुकानदार की हत्या की गई। दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या हुई है, बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में वारदात। हालांकि क्या कारण रहा है इसके पीछे, ये विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि बात हत्या तक आ गई। एक आरोपी को नामजद किया गया है। श्रवण कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता बन गए हैं। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया है। विधानसभा से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ये तस्वीर पटना में हुए जेडीयू विधायक दल के बैठक की है। सोमवार को जब नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई, उसके बाद से सवाल यही उठ रहा था कि विधानमंडल दल के नेता के रूप में कौन नीतीश कुमार की पसंद बनने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद से जेडीयू विधानमंडल दल के नेता का पद खाली था और बैठक में विधायकों ने विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए नीतीश कुमार को ही अधिकृत कर दिया। नीतीश कुमार ने भी 24 घंटे के अंदर अपनी पसंद जाहिर कर दी और श्रवण कुमार को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता बना दिया। नेता, हम सबों के सम्मान नेता, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे छोटे लोगों पर बड़ा भरोसा उन्होंने किया है। करीब 5 दशक पहले सियासत में कदम रखने वाले श्रवण कुमार की सियासी शुरुआत भी नीतीश कुमार की तरह ही जेपी आंदोलन से हुई थी। श्रवण कुमार नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं। श्रवण कुमार नीतीश के विश्वसनीय तो हैं ही, उनके गृह जिले नालंदा से भी आते हैं और साथ ही स्वजातीय भी हैं।
कुर्मी समाज से आने वाले श्रवण कुमार को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता बनाकर नीतीश कुमार ने अपने कोर वोटर को भी खास संदेश दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।